Hello, good afternoon, everyone. Please confirm if I am audible to you guys and everything is fine. सर So मीटिंग that की सेटिंग्स चेंज करो ना सर, वो कोई भी किसको भी निकल। मीटिंग के सेटिंग चेंज करें, कौन सी सेटिंग आप चेंज कराना चाहते हैं? सर कोई तो है ना निकाल रहा है बार बार। Only make everyone attendees Sir, on but- disable mics. Mike sir. Okay. Well, so I'm going to do that. Anyway, last class से related कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हो. Till then मैं आपकी मीटिंग की सेटिंग चेंज. Sir, I was having doubt for case of linear rod, that gravitational field. What if that point lies on the rod? Just 1 minute. Let me complete this setting. Okay, fine. So, can you repeat your question? What you just asked? आपको लिख के भेजना पड़ेगा वो क्वेश्चन जो भी आपने पूछा, आप लिख के भेज दीजिए, चलेगा. सो ये तब तक मैं आपको ये स्क्रीन दिखा देता. लास्ट वाला आपने ग्रेविटेशनल फील्ड लर्न कर स्टार्ट किया था, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट मास. देन यू नो कि फोर्स के साथ इसका किस तरह से लिंकेजेस होता है एंड किसी पॉइंट मास की वजह से कितना वैल्यू कैरी करता है और किस डायरेक्शन में होता है वो आपने समझा. एंड देन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में देखा एंड देन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए. फिर एक अगला इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाला था, दैट वाज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म लीनियर रॉड केस. एंड देन दिस वाज एन इंटीग्रेशन. अगर आप में से किसी को डाउट है तो इस इंटीग्रेशन को जरूर याद रखिए, कई बार आपके लिए यूजफुल रहता है. और उस पर बेस्ड एग्जांपल कराया था, काफी अच्छा एग्जांपल था. ये आपको एज अ होमवर्क दिया गया था. ये जो होमवर्क था वो लीनियर मास रॉड, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए था, लेकिन जो पॉइंट कंसीडर किया था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था. और आई एम होपफुल कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, और अगर आपने ट्राई किया है तो एक आंसर आया होगा, वरना मैं भी आपको सॉल्व करके बताता. और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसको प्रूफ कर पाएंगे, तो आप इनफाइनाइट केस को भी प्रूव कर सकते हो. हाँ, उस पर एक इंटीग्रेशन आया हुआ जो आपने, तो वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में. सो फ्यूचर में कभी आएगा तो आप उसको डील कर पाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वाज कि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर मास डेंसिटी वाले मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ई की वैल्यू कितना होता है, वो आपको एक फॉर्मूला दिया गया था. सो इस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं कराया गया था, उसको हम लोग आज जैसे प्रूफ देखेंगे. तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ और भी ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो एक जो क्वेश्चन आपने पूछा, पहले मैं उसका आंसर करता कि व्हाट इफ की जो पॉइंट मास पर लाई करेगा, बॉडी के इनसाइड लाई करेगा, तो आपको जो फॉर्मूला दिया जाएगा उस फॉर्मूले के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे. जैसे कि अगर आपने रॉड लिया है, तो रॉड पर अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इस किसी रॉड के इनसाइड पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, तो आप पाओगे कि यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि इस पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इंटायर मास की वजह से, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके बहुत क्लोज होंगे. जो बहुत क्लोज होंगे तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो जाएगा. और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, छोटा सा फील्ड. अगर R टेंडिंग टू जीरो जाता है तो फील्ड अनडिफाइंड होने लगता है. सो पॉइंट इज कि जब रॉड और इस तरह के पॉइंट्स आपको मासेस दिए जाएंगे तो आपको रॉड या पॉइंट्स मासेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पूछेगा,
और अगर उस पॉइंट पर पूछता है तो उस जिस पॉइंट पर आपसे पूछता है उस पॉइंट को अलग कर देंगे, बाकी सारे पॉइंट से निकाल करके बता सकते हैं। तो कब ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे सॉलिड स्फीयर्स वगैरह होते हैं उस पर वो इंटीरियर पॉइंट पर पूछेगा। रॉड केस में पॉइंट विल बी आउट ऑफ दैट बॉडी। Similarly, point mass is case में the point where you are going to calculate the field is going to be outside that of the body. Okay. So उस प्रूफ को मैं आगे कैरी करता, वो जो इंटीग्रेशन आप पूछ रहे हो उसके बारे में भी बात करता। Today's module discussion. अगर डाउट्स हो, अब फ्राइडे को मैंने ये बोला था इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लेस इन। तो अगर आपके पास कोई डाउट जा रहा है वो जरूर पूछ लीजिए। और मॉड्यूल का हम लोग सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस किया था, उसके आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। और अगर आपके कुछ ही क्वेश्चंस में डाउट है तो आप ग्रुप पे डाल देंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। अभी हम लोग ग्रेविटेशन को आगे बढ़ेंगे और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी आप लर्न कर रहे हो। ये केवल ग्रेविटेशन के लिए ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यही सारे प्रूफ आप बार बार करने वाले हो। तो और एक बार प्रूफ कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट बन जाएगा, तो फ्यूचर में आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और ये एडवांस के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जो प्रूफ बताया जा रहा है। हाँ, रेगुलर होमवर्क वी कैन असाइन टू अवर सेल्व्स। और मैं आपको बता सकता हूँ उसके लिए ये कुछ फील्ड्स का कैलकुलेशन है वो पहले करना अपने लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है जिसमें आप डेरिवेशन लर्न कर रहे हो कि कैसे फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। सो टुडे लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के सारे फॉर्मूला ड्राइव्स कर लोगे। उनका एक बार डेरिवेशन हो गया फिर आप उसका यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में। So now you need to focus how the proofs are going on. फिर इसके बाद में जो आपका मॉड्यूल है उस पर हम असाइनमेंट देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तक आपने ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ बॉडीज का ही पढ़ा है और उनके एप्लीकेशन ही मॉड्यूल पे मिलेंगे आपको। आपको मॉड्यूल पे ये नहीं बोलेगा कि डिराइव कीजिए फॉर्मूला, सो डिराइव आपको लर्न करना है। जो क्वेश्चन था आपके लिए वो ये है। तब तक आपको प्रिंटेड मॉड्यूल भी मिलने के चांस हैं, तो उसके बाद में फिर आप इजीली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया था, इसके डेरिवेशन के बाद आप इसको इनफाइनाइट भी करोगे तब भी आप इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो दूसरा फॉर्मूला आपको दिया गया था दैट विल आल्सो बी कवर्ड विद इन दिस। जिन लोगों ने सॉल्व किया है, ट्राई किया है और एक्सपेक्टेड है कि सभी ने किया होगा, कुछ ऐसा स्टार्ट किया होगा। एक्स डिस्टेंस पर जाने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे dx का, उस मास को dm बोलने वाले हैं। उस dm मास को इस p पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इस डिस्टेंस को r पकड़ेंगे एंड देन यू विल क्लेम कि एक छोटा सा पॉइंट मास है, उसकी वजह से फील्ड आपको p पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। एज पर दी कॉन्सेप्ट्स ये जो फील्ड आती है, ये जो फील्ड आएगी वो पॉइंट मास की तरफ आती है। सो इसको आप DE क्लेम कर सकते हो। एंड देन एज यू चेंज x वैल्यू यू विल फाइंड कि DE का डायरेक्शन बदलेगा और मैग्नीट्यूड दोनों बदलेगा। जब कभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो उसको आप दो कंपोनेंट में करते हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को, दो ऐसे कंपोनेंट्स में जो परपेंडिकुलर है और स्टेबल है। यू कैन एज्यूम कि ये एंगल थीटा है जो कि चेंज करेगा ओवर द टाइम। उसके अकॉर्डिंग दिस विल बिकम DE sin थीटा कंपोनेंट, दिस विल बिकम DE cos थीटा कंपोनेंट। नाउ जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप इस कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक इंटीग्रेट करने वाले हो। तो x की वैल्यू को -L/2 से लेकर के +L/2 तक ले जाना है आपको। कैन यू थिंक ऑफ कि कौन सा कंपोनेंट सरवाइव करेगा और कौन सा कंपोनेंट टोटल सम में 0 हो जाएगा? ये लास्ट क्लास में बाय द वे आपने आंसर भी दिया था। आपको ये पता था कि जो नट सेल में फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स द रॉड आने वाली है या फिर लीनियर मास आने वाला है। So the component which is parallel to that rod or linear mass is going to be cancelled out in totality. So DE sin theta will get cancelled out. Go DE cos theta survives. So directly आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि जो टोटल फील्ड आने वाली है वो cos theta सर्वाइवल की है। So DE cos theta का इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन यू विल रियलाइज कि इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे
और फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगने वाला है, सो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे. हाउ मच डी इज गोइंग टू बी जी द मास द आर स्क्वायर, एंड हाउ मच द कॉस थीटा विल बी रिटन एज, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी पॉइंट है उसकी लोकेशन दी होगी, मैंने कोई नाम बोला होगा डी या फिर एक्स और या फिर समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम ए नाम दे देते हैं. एक्स यहाँ पर यूज हो रहा है और रॉड का लेंथ जो है वो एल है और टोटल मास एम है. सो बेस्ड ऑन दैट यस ए अगर दिया था तो अच्छी बात है. इनटू cos थीटा, हाउ मच द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा विल बिकम, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो आपको समझ में आ गया होगा, बेस डिवाइडेड बाय hypotenuse which is r. The constant terms can be taken outside. G is a constant and A is a constant. Integration में आपको dm लिखना है. So let's write कि dm को क्या लिखने वाले हैं. यहाँ पे लिखते हैं dm total mass by total length into dx, या फिर आप इसको lambda into dx लिख लीजिए, जहाँ पर lambda की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ हो जाती है. So we will going to write it as lambda into dx divide by r raised to power 3. r को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाफ उसकी पावर में आ जाएगा. सो अब आप भी इसको x के टर्म में लिख सकते हो. सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट अ जी ए लैम्डा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2. And then after you can decide कि x की लिमिट्स क्या रखने वाले हैं. So let me know what you are going to place the limits of x in this integration, क्योंकि जो इंटीग्रेशन इसको डेफिनेट होना पड़ेगा. डेफिनेट इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेट है. So from which value to which value you are going to take it. So आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, 0 से l/2 माइनस l/2 से l/2 और समथिंग लाइक दैट. तो आप बोलोगे कि माइनस l/2 से l/2 ले जाना होगा. गुड. सो ये x इक्वल टू 0 इंडिकेट कर रहा है क्योंकि वहीं से आपने मेजर करना स्टार्ट किया है. तो ये जो होगा दैट विल बी x इक्वल टू माइनस l/2 एंड दिस विल बी x इक्वल टू l/2. ग्रेट. सो इस इंटायर लिमिट को आपको परफॉर्म करना है, माइनस l/2 से l/2. तो ये जो लिमिट्स होती है वो अपने को विजुलाइज करनी होती है. अब अगर कोई आपको ये इंटीग्रेशन बता देता है जो कि मैथ्स बताएगा, अगर ये मैथ्स से ये हमको पता चलता है तो अपना आंसर आ गया. फिजिक्स में जितना भी करना था वो सारा कुछ आपने कर लिया. कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि हम लोगों ने कभी ऐसा किया है. कुछ ऐसा मेरे को याद आ रहा है कि एक दो बार किया है प्रोबेबली, और अदरवाइज मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करता. आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो, और ये कई बार इस तरह का इंटीग्रेशन आता है. इनफैक्ट आप उसके रिजल्ट्स को भी याद रख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आती है. अगर आप इस इंटीग्रेशन को आई लिखते हो, मैं इंडेफिनेट सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसको डेफिनेट के लिए लिमिट्स लगा देंगे लेटर ऑन. क्या सब्स्टिट्यूशन है, आप में से कई लोग बता भी रहे हैं. आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a tan थीटा. ये काफी पॉपुलर है. ये मैंने आपको बताया था पहले भी कैलकुलस में, और ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है फिजिक्स में. तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको बनाना है. आइडिया कैसे आता है, जिस सो दैट कि ये जो पावर 3/2 है ये रिजॉल्व हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बनने के बाद. यस. सो मैं एक बार क्विकली कर देता हूँ सॉल्व, और आपको भी इसको मल्टीपल टाइम सॉल्व यूज कर लेना है सो दैट कि आप यूज टू हो जाए. अब आप dx की वैल्यू प्लेस कर लीजिए. सो I will become integration dx which can be written as a sec square theta d theta divided by, in this thing you are going to take a square tan square theta raised to power 3/2 which converts into a outside आ गया, डाउन साइड से आपको a क्यूब मिल जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन के अंदर आपको मिलेगा sec square theta d theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta sec square theta होता है, उसका क्यूब बचेगा, बाकी सब सेटल हो जाएगा. सो पॉइंट इज कि आई की जो वैल्यू आ रही है 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, ये इंटीग्रेशन बचता है. सो द सेम इंटीग्रेशन कैन बी रिड्यूस टू दिस सिंपलेस्ट फॉर्म. और cos थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, एवरीबॉडी नोस. सो दैट बिकम्स sin थीटा. सो 1/a स्क्वायर sin थीटा. अब आप इसको लिमिट लगाओगे जहां से जहां तक लिमिट दिया गया होगा.
या फिर आप चाहो तो इस ट्राइंगल को यूज करके साइन थीटा को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके लिए, एक्स और एक्स के टर्म में, वो भी चलता है। एंड फॉर दैट सेक व्हाट यू नीड टू डू, you need to create a triangle some sort of this, considered to be theta, and tan theta is x by a, so this is should be x, this should be a for tan theta purpose, so this must be under root a square plus x square. So point is की जो integration की value है that comes out to be x divided by a square under root a square plus x square. अब इस फॉर्म में लिख सकते हो। कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट्स योर आंसर। अब आप x की लिमिट बदलनी है, यू कैन चेंज द लिमिट, पुट द लिमिट, और उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर दे सकते हो। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एनीवे, इसको अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर दे देते हैं और उसको एज ए रिजल्ट याद भी रख लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू G A लैम्डा, और उधर से जो मिल रहा है अपने को x अपॉन a स्क्वायर, सो x अपॉन a स्क्वायर कर देंगे, x divided by a square within the bracket a square plus x square. Now let's place the limit, minus L by 2 say plus L by 2. It is lagging to someone. Okay, so मैं थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा हूँ, a को आउटसाइड लेके आइए, so this will become G lambda by a square, और a में a सेटल हो जाएगा। जब आप लिमिट्स प्लेस करते हो, you need to be careful. This is going to be L by 2 divided by a square plus L square by 4 minus L by 2 divided by under root a square plus L square by 4. Calculation you can check, or then finally you will get an answer, and वो L by 2 L बन जाएगा, so this will become G lambda into L divided by a under root a square plus L square by 4. ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। So this is going to be the magnitude of field at any distance a from the midpoint of the rod in perpendicular bisector. ये फॉर्मूला दिख रहा है सभी को, दिखना चाहिए, और अगर आपने ये आंसर निकाला है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने लेमडा को m के टर्म में यूज किया होगा तो आपका ये आना चाहिए, लेमडा इंटू l को हम लोग m लिख सकते हैं, सो दिस शुड बी लाइक G m डिवाइडेड बाई a square root of a square plus L square by 4. Anybody got this expression? Finally, for magnitude. Okay, Pranav got this. बाकी लोग भी हो सकता है निकाला हो आप लोगों ने। So ये जब आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आप एडवांस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और अभी के लिए क्या होगा, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो डायरेक्टली मेंस में आपको रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, एडवांस में कैलकुलेशन बेस्ड पूछता है, या फिर उसमें कुछ और वेरिएशन करेगा। फ्यूचर में क्या वेरिएशंस कर सकते हैं, ऐसा बोल सकता है कि ये लीनियर मास नहीं है, जो लीनियर मास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म ना होने की वजह से लेमडा की कुछ और वैल्यूज आएगी, उसको इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, integration was a challenge. That's why I explained the integration separately, and you practice it twice, you will get it. So अब चाहो तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। इसी को अगर आप जनरलाइज करेंगे तो आप इनफाइनाइट केस के लिए भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर लिमिट आपने L by 2 से प्लस माइनस तक लगाया था, अगर आप चाहो इनफाइनाइट केस के लिए तो इसको कहां से कहां तक ले जाना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसी एक्सप्रेशन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इनफाइनाइट वायर का और इनफाइनाइट मास का आंसर मिल जाएगा। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में लास्ट में जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था वो इनफाइनाइट केस के लिए दिया था, तो उसका भी मैं यहाँ से लिंक बता देता हूँ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर
एल के प्लेस पर इनफाइनाइट लिखा तो हाँ, एल के प्लेस पर इनफाइनाइट लिखा तो चलेगा। लेकिन वो यहाँ से आपको कैच करके देखना होगा जहाँ से लिमिट्स लगाना स्टार्ट किया था, क्योंकि इनफाइनाइट को थोड़ा सा हम केयरफुली ट्रीट करते हैं। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ। अगर आपने पूछा है, एक एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से फील्ड पता करेंगे, फिर उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एंड देन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, समझेंगे कौन सा कंपोनेंट सरवाइव करने वाला है, वही टोटल फील्ड देगा। देन पॉइंट मास की वजह से फील्ड cos थीटा का वैल्यू, देन इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है इसको सेपरेटली आप समझ लीजिए, उसको हमने नेक्स्ट स्लाइड पे बताया। जब कभी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कुछ पावर्स पे चल रहा होता है तो x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स पावर था उसको सिंपलेक्स पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम इंटीग्रेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, जो कि ये हो गया। आप चाहो तो इसका रिजल्ट इस टर्म में भी याद रख सकते हो, थीटा के टर्म में। और जब कभी हमको फाइनाइट का केस बोलेगा तो हम थीटा के टर्म में याद रख सकते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट जनरल है, और अगर वो आपको याद होगा तो बाकी सारे केस का आप उसी से कैलकुलेट कर लोगे। तो दैट इज gravitational field. So that's going to be most general formula for linear mass. Gravitational field due to a finite wire, a finite linear mass. Of course ये यूनिफॉर्म है, सो यूनिफॉर्म लोग बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं until and unless it is clearly mentioned. लेट्स से कि अपने पास एक फाइनाइट है और इसका मास पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया गया है। ये फाइनल रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, इसका प्रूफ ये प्रीवियस वाले प्रूफ से लिंक है, इसलिए प्रीवियस प्रूफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अनलेस से कि अपने पास एक पॉइंट पी है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और कुछ रिजल्ट्स मैं बताता हूँ। मैंने पी को डिलिबरेटली थोड़ा सा सेंटर से ऊपर बनाया, मिड से ऊपर बनाया, एंड लेट्स से कि इसके जो दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक कॉर्नर पॉइंट्स एम है, दूसरा एंड पॉइंट्स एन है। एम और एन लेंथ का एक वायर है, मैं लेंथ नहीं यूज कर रहा हूँ, उसका लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है, और एक पी पॉइंट आप चूज करते हो जो किसी डिस्टेंस डी पर है, और ये जो डिस्टेंस डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर पी पॉइंट पर फील्ड पूछा जाएगा तो फील्ड की मैं कुछ डायरेक्शंस बना रहा हूँ 4 ऑप्शन में, और आपको सही ऑप्शन पकड़ना है। पी पर फील्ड की डायरेक्शन ए बी सी डी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। एक ऑप्शन ये, अनदर ऑप्शन ये, अनदर ऑप्शन ये, और लास्ट में ऑप्शन ये। सो अगर इस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए फील्ड के बारे में बताइए, तो डायरेक्शन के बारे में क्या हम बता सकते हैं? ओके, ग्रेट टू हियर दैट। सो अब आप ए को मार्क नहीं करोगे क्योंकि ए सिमेट्रिकल केस पे लगता है, मिड पॉइंट पे लगता है। और बी को क्यों नहीं मार्क करेंगे? क्योंकि आपको पता है वो अट्रैक्टिव है, जहां ज्यादा मास होता है उस तरफ जाता है, तो ये जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ग्रेट। सो डायरेक्शन के लिए जो आपने आंसर दिया वो परफेक्ट है। अच्छा, इसका मतलब इस फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक कंपोनेंट जो कि जो लीनियर मास है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट उसके पैरेलल डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको ई परपेंडिकुलर नाम दे दे रहे हैं और इसको ई पैरेलल नाम दे दे रहे हैं। एक्स वाई नाम नहीं दे रहे हैं बिकॉज कि अगर लाइन को आप रोटेट कर दोगे तो एक्स वाई आपका बदल जाएगा, लेकिन पैरेलल परपेंडिकुलर वही रहेगा। So perpendicular to the mass, parallel to the mass, दो कंपोनेंट्स आएंगे। अगर ये दो कंपोनेंट्स आपको पता चल जाते हैं तो आपको रिजल्टेंट फील्ड भी पता चल जाएगी। नाउ E परपेंडिकुलर कितना होता है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और E पैरेलल का फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, और इससे फिर आप सभी को ड्राइव कर लोगे। E परपेंडिकुलर अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना होगा G lambda by D in the bracket। नाउ अब आपको इसकी लिमिट्स पता करनी पड़ेंगी, आई मीन लाइक की लेंथ को डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए पी पॉइंट से।
तो मैंने बॉटम को n को ज्वाइन कराया और m को भी ज्वाइन कराते हैं, और हम थीटा के टर्म में मेजर करेंगे उस जो रेफरेंस लाइन है परपेंडिकुलर लाइन से डाउनवर्ड्स एंगल थीटा 1 है, और इससे ये अपवर्ड का मैक्सिमम एंगल है वो थीटा 2 है। सो थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में जनरली हम लोग याद रखते हैं, और एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी सारे फॉर्मूला इसी पर बेस्ड है। सो इसको आप क्या लिखने वाले हो? सो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। प्रूफ भी इसका आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और अगर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्रूफ कहाँ पर है। तो एक ये कंपोनेंट आपको याद रखना है। सेकेंड कंपोनेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज पैरेलल कंपोनेंट। सिंस ये सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए पैरेलल जीरो नहीं आएगा, और पैरेलल किस केस में जीरो आता है वो आपको पता है, जब सिमेट्रिकल होता है। तो इसके लिए लिखेंगे g लेमडा बाई d इन ब्रैकेट थीटा 1 बड़ा है तो उसको हम लिखेंगे cos थीटा 2 minus cos theta 1. So these are the two components of field at any point of any finite linear mass case. फर्स्ट कैसे आया उसका अगर मैं आपको आंसर दूं तो प्रीवियस स्लाइड आपको समझ में आ रही है। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने इसको प्रूफ करके निकाला था, ये साइन थीटा बनता है। तो साइन थीटा पे जो हम लिमिट लगाएंगे माइनस थीटा से लेकर के प्लस थीटा तक, तो ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बन जाएगा। और ये कौन सा कंपोनेंट हम लोग वर्क कर रहे थे? वो जो लीनियर मास के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो इसलिए लीनियर मास के जो परपेंडिकुलर जा रहा होता है उसमें साइन थीटा आता है, और लिमिट्स में थीटा 1 से थीटा 2 चला जाता है। अगर आप पैरेलल का सिमिलर तरीके से निकालेंगे, पैरेलल के लिए क्या करना होगा, जो आपने स्टार्टिंग में कॉस थीटा लिया था वहां पर साइन थीटा लेंगे। जब आप स्टार्टिंग में cos थीटा की जगह sin थीटा लेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो cos थीटा पे आ जाएगा। अब ये घर पे करके चेक कर सकते हो, जब ये cos थीटा पर आएगा तो उसकी लिमिट्स में cos थीटा चलेगा, और यहाँ पर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इसलिए आएगा क्योंकि cos का माइनस वर्जन cos ही बनता है, इसलिए माइनस रिटेन रहेगा। ये माइनस प्लस क्यों हो गया? क्योंकि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा आता है तो उसको बाहर निकल जाता है, तो आप लिख करके चेक कर सकते हो। तो ये रिजल्ट जरूर याद रखिए। इस पे अगर कोई पॉइंट ना समझा हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डिटेल में प्रूफ चाहिए तो मैं डिटेल में फ्रेज से लिख सकता हूँ। अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स आपको रिजल्ट्स जैसे याद रखना है, एज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सेकेंड के लिए साइन थीटा कंपोनेंट लेंगे ना, सेकेंड के लिए साइन, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड? बट cos थीटा 2 इज स्मॉलर देन cos थीटा 1। आप पैरेलल के लिए आप ये कर सकते हो, डायरेक्शन आप अलग से डिसाइड कर लो और यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तब भी चलेगा। डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो फिगर को देख करके, और पैरेलल का मैग्नीट्यूड निकाल लो। इससे क्या होगा कि आपको थीटा 1 पहले लिखना है या थीटा 2 बाद में लिखना है वो मैटर नहीं करेगा। अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो सिंस थीटा 2 छोटा है तो cos थीटा 2 बड़ा होगा। cos थीटा 2 बड़ा होगा इसलिए हमने cos थीटा 2 को पहले लिखा है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, डायरेक्शन मैंने अलग बना रखी है। सो आर यू गेटिंग कि cos थीटा 2 बड़ा होगा, cos थीटा 2 स्मॉलर नहीं होगा, क्योंकि थीटा 2 स्मॉलर है। तो जब एंगल छोटा होता है तो cos बड़ा होता है। We will take theta 1 negative. Yes, that's the point. क्योंकि थीटा को मेजर करने का तरीका होता है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव थीटा होता है, इस तरह से मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव थीटा है। तो जैसे हम लिमिट लगाते हैं ना, अभी आपने -l/2 से +l/2 लगाया था x के लिए। सिमिलरली थीटा के लिए अगर हम एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, और एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। So theta 1 is taken as a negative, theta 2 is taken as a positive. इसलिए ये बीच के साइन बदलते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर सारे थीटास को हम पॉजिटिव लिखेंगे। इन प्रीवियस क्वेश्चन पैरेलल d sin थीटा वाज इग्नोर्ड। व्हाई? यस, पैरेलल क्यों इग्नोर कर दिया गया था? क्योंकि वो सिमेट्रिकल था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। इस क्वेश्चन में हमने साइन थीटा को इग्नोर किया था आप ही लोगों से पूछ करके, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि जो टोटल फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। आप एक काम कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको साइन थीटा लिखिए, इंटीग्रेट कीजिए, आप पाएंगे कि उसका वैल्यू 0 आ जाएगा।
तो बेसिकली इस केस में हम लोगों ने परपेंडिकुलर केस निकाला था और पैरेलल केस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि पैरेलल 0 होने वाला है। अब चाहो तो इस पे पैरेलल भी निकालो, जो भी हम लोगों ने रूल समझा है, आप पाओगे कि वो 0 आ जाएगा। सो आपका जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा, जो आपका कॉमन सेंस है और जो मैथमेटिक्स है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और करना भी चाहिए। यस सर, प्लीज री एक्सप्लेन इन शॉर्ट। ओके, प्लीज री एक्सप्लेन इन शॉर्ट। शॉर्ट में री एक्सप्लेन करते हैं। m और n एक लीनियर मास है जो कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। एक p पॉइंट आपने लिया है जो कि बिल्कुल जनरल पोजीशन है, सिमेट्रिकल नहीं है, किसी भी पोजीशन को ये मेजर कर रहा है। इस केस में जो हम आंसर यूज कर रहे हैं वो θ1 और θ2 के लिए। θ1 कैसे डिफाइन करेंगे? जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी या डायरेक्शन होगी, उससे उस p पॉइंट से हम n पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट को मिलाएंगे, एंड पॉइंट को, फिर दूसरे एंड पॉइंट को मिलाएंगे। एक तरफ θ1 ले जाएंगे, दूसरी तरफ θ2 ले जाएंगे। तो θ1 और θ2 के सेंस और डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम θ2 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो θ1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और अदरवाइज भी आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा। अब हम आंसर निकालेंगे p पॉइंट पर फील्ड का इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2, क्योंकि θ1 θ2 में थोड़ा सा आसान रहता है। तो दो कंपोनेंट, आपसे मैंने डायरेक्शन पूछा, आपने डायरेक्शन c बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर था आपका। c आने का मतलब हुआ कि वो फील्ड आएगी आपकी इस डायरेक्शन में, और एग्रीड था मैं। उस डायरेक्शन में आएगी तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, एक वर्टिकल कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल को मैंने ई परपेंडिकुलर बोला। इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर सिंबल का? कि जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली फील्ड की हम बात कर रहे हैं। दूसरा फील्ड उसी मास के पैरेलल वाली डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इससे हमको याद रहेगा कि नो मैटर कैसा वो लीनियर मास ओरिएंट किया जाए, उसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट मास, पैरेलल डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरफ मास ज्यादा है। परपेंडिकुलर लिखने का ये तरीका है, पैरेलल लिखने का ये तरीका है। और ये आ कहां से रहा? जो प्रीवियस इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है, बस उसी से हमने बताया। परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा आया था, लिमिट लगाएंगे, θ1 θ2 हो जाएगा। पैरेलल केस के लिए cos थीटा आएगा, लिमिट लगाएंगे, cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, और आप चाहो तो इसको फ्रेशली घर पे एक बार प्रूफ कीजिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ऑन दिस फॉर्मूला, आपने डिमांड भी किया है और मैं भी देता, आप उसका यूज कर लोगे। उससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूं, आपके कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ लेता हूँ अगर इम्पोर्टेंट है तो। वी हैव टेक मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा और वेक्टर। वी हैव टेकन मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा और वेक्टर। थीटा को मेजर करने का डायरेक्शन होता है, तो थीटा को ऐसे डायरेक्शन ट्रीट किया गया है। डाउन साइड गया है तो उसको माइनस लिया है, अप साइड गया है तो उसको पॉजिटिव लिया है, तो उसके साथ साइन एसोसिएटेड था। और हो सकता है ये टर्म आपको अभी प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो मैं यहाँ पर बता देता। ये वाला पॉइंट अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो इसको मैं अलग से यहाँ पे एक सॉल्व कर देता हूँ। ई परपेंडिकुलर का केस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हो सकता है कि कुछ के दिमाग में चल रहा हो। तो ये जो इंटीग्रेशन था, इसी की वैल्यू आपने साइन थीटा निकाली है, प्रीवियस एग्जाम्पल से लिंक कर रहे हैं। और अपने पास क्या था? जी ए लेमडा, यहाँ पे डी की जगह ए वर्ड यूज किया गया, तो जी ए लेमडा और इंटीग्रेशन। तो ई परपेंडिकुलर केम आउट टू बी जी ए लेमडा इंटू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की वैल्यू आई कितनी? साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन गया जी लेमडा बाई ए इंटू साइन थीटा। अभी लिमिट नहीं लगाया था, ध्यान दीजिए। सो अब आप उस पिक्चर को फिर से रीड्रॉ कर लो। ये वायर था या फिर मास था, पॉइंट आपका यहाँ कहीं था, ये पॉइंट था, वो हॉरिजॉन्टल दिखाया था, मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना दी है। ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता है, इस पर आपको लिमिट लगाना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक थीटा आपका जाएगा? तो आप बोलोगे कि ये हमारा इनिशियल थीटा होगा और ये फाइनल थीटा होगा। बाय द वे कि जितना वैल्यू इसका था, ये θ1 है और ये θ2 है। तो इसमें जब हम लिमिट्स लगाएंगे, क्योंकि अभी लिमिट नहीं प्लेस की गई थी, केवल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया गया था, तो लिमिट्स के लिए क्या बोलेंगे कि जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे गए तो माइनस थीटा से चल करके, माइनस θ1 से चल करके θ2 तक गया। अगर ये माइनस θ1 से θ2 तक गया तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा? तो ये ई परपेंडिकुलर का जो आंसर बनेगा, जी लेमडा बाई ए इन ब्रैकेट साइन θ2
minus sin theta 1 with a minus sign. Now, what is the value of sin minus theta? Sin minus theta is a minus sin theta. मैंने आपसे पूछा और आपको बताया अभी, तो ये बनता है g lambda by a sin theta 2 plus sin theta 1. सो परपेंडिकुलर आंसर में साइन आता है और दोनों ऐड अप कर जाते हैं. अगर ये परपेंडिकुलर आपको समझ में आया तो पैरेलल को आप लेके स्टार्ट कीजिए और तो आप पाओगे कि यहाँ पे cos थीटा बनेगा, फिर उसमें भी माइनस थीटा 1 से थीटा 2 ले जाओगे तो cos में एक माइनस रिटर्न रह जाएगा, क्योंकि cos का अंदर वाला माइनस बाहर माइनस बन के नहीं निकलता है, इसलिए पैरेलल का प्रूफ वहां से हो जाएगा. देख लीजिए कि परपेंडिकुलर का एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, पैरेलल का भी जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है. इसको आप कंसोलिडेट कर लेंगे घर पर बैठ करके, आपको जम जाएगा. फिर आपने लिखा है if theta 1 and theta 2 tend to 90 degree then we get the infinite wire case. Exactly, that's what I'm going to tell you कि जो infinite case हम लोगों ने किया था उसमें आप theta 1 theta 2 को infinite टेंड करा दीजिए और आपको e perpendicular भी मिल जाएगा और e parallel भी मिल जाएगा. So अगर थीटा 1 आपका इनफाइनाइट जाएगा, थीटा 2 इनफाइनाइट जाएगा, तो ये आपको 1 + 1 2 बन जाएगा 2g lambda by d. आपको याद हो लास्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने लास्ट में यही बताया था, इनफाइनाइट केस में परपेंडिकुलर टू दी मास आता है और 2g lambda by r के बराबर आता है. और इस केस में थीटा 1 थीटा 2 को 90 प्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, पैरेलल केस 0 हो जाएगा. सो पॉइंट इज कि ये जो फॉर्मूला है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, एनी पार्ट ऑफ द लीनियर मास को ट्रीट करता है और उसका आंसर बता देता है. Does the field direct towards the center of rod always? Not necessary. That will be directed toward the center. Not necessary. That depends on the uniformity, non-uniformity case as well. So ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, बट हम निकाल सकते हैं. वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता है ना कि मास कितना है, आल्सो डिपेंड्स कि मोस्ट मास कैसे ओरिएंटेड है. In question, how d sin theta, how it vanishes according to formula. उस क्वेश्चन में कैसे वैनिश हो गया था, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे इस फॉर्मूले से. देखिए ना, अगर थीटा 1 थीटा 2 आपस में इक्वल हो गए, वो तभी इक्वल होंगे जब पी पॉइंट कब होगा, सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा, सिमेट्रिकल आएगा. सो थीटा 1 थीटा 2 इक्वल मींस दोनों एक दूसरे को नलीफाइंग. दैट मींस पैरेलल कंपोनेंट इज नो मोर. I hope you can connect with it. In case of uniform, does it direct towards center? We can't claim so. We need to verify. Maybe in certain cases, और सभी cases के लिए आपको check करना पड़ेगा. So there's it won't be good to give the statement that is going to be directed there, because for that we need to check it. So there's no such a statement that it is always directed toward the center. अगर ऐसा रहा होता तो फिर हम लोग ये इंटीग्रेशन क्यों करते, डायरेक्टली सेंटर को मिलाते और ज्योमेट्री को यूज करके थीटा निकाल देते. सो दैट्स नॉट नेसेसरी. It always point toward the center of gravity. अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, फिर उससे रिलेट कर सकते हैं, बट अभी आप इस तरह से कोई भी जनरल स्टेटमेंट नहीं देने वाले. तो ये एग्जाम्पल के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, जो अभी आपने आप में से किसी ने बोला था उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं. सपोज कोई कहता है कि आपके पास ये इनफाइनाइट है और इसकी वजह से फील्ड निकालना है. हालांकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, वर्ड्स में बोल चुका हूँ. और ये डिस्टेंस लेट से आर है, यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? अब बोलोगे कि इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक ये पैरेलल टू द वायर है और एक परपेंडिकुलर टू द वायर है. थीटा 1 के लिए इसको आप इधर लेके आओगे तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री को जा रहा होगा. थीटा 2 इसको आप इधर ले जाओगे इनफाइनाइट के लिए तो ये थीटा 1 यू कैन थिंक ऑफ. कैन वी से कि जो थीटा 1 है वो 90 को टेंड कर रहा होगा, थीटा 2 90 को टेंड कर रहा होगा. सो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर कॉस जी लैम्डा डिवाइड बाय आर sin theta 1 plus sin theta 2. Theta 1 is approaching 90, theta 2 is approaching 90.
So this will approach to 1, this will approach to 1, so it's going to be g lambda by r 1 plus 1. Basically 2g lambda by r. Now check for the parallel case. If you are going to check for the parallel case, you are going to get it like g lambda by r. This is going to reach to cos 90 approaching. This is also approaching cos 90, cos 90, cos 90. They are zeros, so it will make it 0. So ultimately answer will come towards this. And how much? This value. इसको as a result last class में हम लोगों ने लिखा था. उस फॉर्मूले से आप इजिली प्रूव कर सकते हो. अब इसी पे बेस्ड अगला एग्जांपल कह लीजिए या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, उसका मैं पूछता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या आप आंसर बता पाएंगे. लेट्स से कि अपने पास ये एक लीनियर मास दिया गया है जो कि सेमी इनफाइनाइट है. सेमी इनफाइनाइट मींस इट्स इनफाइनाइट इन वन सेंस, वन डायरेक्शन. और अभी दिखा था आपको प्रीवियस स्लाइड. तब तक मैं पहले इक्वेशन दे देता हूँ फॉर दोज हु हैव अंडरस्टूड. ये पी पॉइंट लिया गया है और जो कि आर डिस्टेंस पर है. इस पी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है. ये लैम्डा आपको गिवन है, सेमी इनफाइनाइट केस है, यूनिफॉर्म है और पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है. आप इसका ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालिए और ई पैरेलल कंपोनेंट निकालिए. प्रीवियस स्लाइड इज हियर फॉर दोज हु मिस्ड इट. Okay, and then this is the question. ओके, सही का आंसर है. आप क्या बोलोगे? इधर ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे होगे, यहाँ पर ई पैरेलल लगा रहे होगे. अब आप दो कॉर्नर्स को मिलाओगे और थीटा 1 और थीटा 2 को आइडेंटिफाई करोगे. क्या आप थीटा 1 बता सकते हो? थीटा 1 नीचे वाले की तरफ जाएगा, ये थीटा 1 होगा आपका. तो थीटा 1 किसको टेंड कर रहा होगा? कैन वी से कि थीटा 1 90 को टेंड कर रहा होगा, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं. थीटा 1 इज टेंडिंग 90 डिग्री. गुड. व्हाट अबाउट थीटा 2? कैन यू आइडेंटिफाई हाउ मच थीटा 2 इज? थीटा 2 ऊपर वाले एंड के लिए, इस वाले एंड के लिए. तो इसी लाइन से इसी एंड के लिए थीटा मेजर करना है. तो क्या आपको वो जीरो समझ में आ रहा है? ये अगर ये दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो आपका आंसर आपके साथ है. गुड. So you are going to get as a theta perpendicular. Theta perpendicular will become g lambda by r into sine 90 plus sine 0. Sine 90 is a number, that's 1. Sine 0 is a number, that's 0. So that's a g lambda by r. काफी important point है ये. और रिजल्ट भी है, तो इसलिए एग्जाम्पल ना नाम देकर के इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखिए. ई पैरेलल क्या होगा? ई पैरेलल आता है जी लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 विच इज 0 माइनस कॉस 90 विच इज थीटा 1. कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इसकी वैल्यू भी जी लेमडा बाई आर आ गई. जी लेमडा बाई आर आ गई. ओके, सो दोनों जी लेमडा बाई आर, जी लेमडा बाई आर आ जाते हैं. इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा? आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी हो जाएंगे यहाँ पर. इसका रिजल्टेंट, इसका परपेंडिकुलर, इसका बाइसेक्टर एंगल बनेगा, बाइसेक्टर. दिस इज द रिजल्टेंट. और आपसे रिजल्टेंट की वैल्यू अगर आप पूछते हैं तो आप बोलोगे दोनों बराबर हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 टाइम्स जी लेमडा बाई आर. काफी इंपॉर्टेंट है. फाइनल रिजल्ट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए टोटल वैल्यू कितनी होती है, तो हम बोलेंगे √2 टाइम्स जी लेमडा बाई आर होती है. नाउ जो अभी आप लोग पूछ रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, वहां यहाँ पर समझ लीजिए इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, जबकि ये इनफाइनाइट तक नीचे जा रहा है. इट्स गोइंग अप टू इनफाइनाइट डाउन साइड. तो वो तो ना तो सेंटर ऑफ मास है ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी ऑब्वियस पॉइंट नहीं है. तो फील्ड किधर डायरेक्ट करती है? अगर आपसे कोई पूछता है क्या वो सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में डायरेक्ट करती है, से नॉट नेसेसरी. Even if it says center of gravity पे करती है, you say not necessary. So ये भी आपको रिजल्ट एज ए रिजल्ट याद रखना है. इनफैक्ट कोई भी एंगल देता है, उन सारे एंगल्स पर आप पता कर सकते हो. पहले क्या पता कीजिए? थीटा 1, फिर क्या पता कीजिए? थीटा 2,
and then use perpendicular, parallel, draw them properly, find the resultant. एक बार एग्जाम में पूछा गया कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला, उससे रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा. इस एंगल का नाम अल्फा दिया उसने, एंड बोला फाइंड अल्फा. So can you find how much the alpha resultant is making from the horizontal direction downside? Of course, you can find it out as long as you know the results. So 45 degree, because E perpendicular, E parallel both are same. G lambda by R, G lambda by R, दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट बीच वाले एंगल पर आता है, 45 डिग्री पर आता है. और आप चाहो तो इसको उस तरह से लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू E पैरेलल अपॉन E परपेंडिकुलर, सो 1 आएगा तो 45 हो जाएगा. इस पे कोई डाउट्स रह गए होंगे तो आप पूछ लीजिए, वरना हम लोग लाइन से हट करके आगे बढ़ते हैं. फॉर फाइनाइट यूनिफॉर्म रॉड टू सेंटर पे आएगा ना. You can check it. Pranav, I'm just simply saying don't make a statement generalized. You check it. If it falls, you make a rule. Otherwise, there's no such a statement like directly that we can say. Can you show how to measure angle? Okay, definitely I can show. आप इस पिक्चर को याद रखिए, जो बेसिक है. जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट से दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हैं, ठीक है. फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है. फिर उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक कॉर्नर वाले लाइन पर जाते हैं और उस एंगल को θ1 बोलते हैं. दूसरे पर जाते हैं उसको θ2 बोलते हैं. अब ये θ1 θ2 अलग अलग ज्योमेट्रिकल सिचुएशन पर अलग अलग आने वाले हैं, तो जैसे आएंगे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी स्टोरी को यहाँ पे भी किया गया. कैसे किया गया? ये हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर लाइन थी, इससे हमने एक इनफाइनाइट वाले को मिला. इनफाइनाइट वाला बेसिकली कहाँ मिलेगा? जब हम ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाएंगे इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे जाएगा. सो जो नीचे वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री को टेंड कर रहा होगा. अप साइड वाला एंड वही उसी लाइन पे लाई कर रहा है जिस लाइन से हम मेजर कर रहे हैं, तो उसी लाइन से कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री, एग्जैक्टली 0 बनता है. तो पहला टेंडिंग टू 90 है, दूसरा एग्जैक्टली 0 है. इस तरह से आपको θ1 θ2 पता चल जाता है, अपना आंसर हो जाता है. 45 degree was the correct answer. Means the direction of field depends on situation. Yeah, of course, it depends on the mass, its length, and its orientation. एक दो बार ऐसा बोला कि उसने कुछ एंगल दे दिए, तो उन एंगल को भी हम इजीली मेजर करके sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जानते हैं, आंसर बता देंगे. Okay, it has been discussed in detail, and mind it is going to be extremely important both for electrostatic as well as gravitation. Next is gravitational field due to uniform circular ring. So अगर अपने पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उसकी वजह से कितना फील्ड आएगा वो अपने को पता करना है. इसको दो तरह से ट्रीट करेंगे. फर्स्ट, एट सेंटर. So let's say you got a mass which is in form of circle, and there is a center point, and let's say this total mass is m, radius is let's say capital R. So what is the field at A और field at O? ओरिजिन पर या सेंटर पॉइंट पर कितना फील्ड आएगा? एक पहला पॉइंट है. Can you find out how much the field is going to be? Okay, एक आंसर 0 आया. एग्रीएबल है, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट लिखोगे उस पॉइंट की वजह से फील्ड इधर आएगी, तो इधर भी एक पॉइंट लाई करेगा, इधर आएगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. सो सारे पेयर एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे, सो वो नल हो जाएगा. ग्रेट. तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है. दूसरा, ऑन इट्स एक्सिस. जब इसके एक्सिस पर आपसे पूछता है तो इसको फिर 3 डायमेंशनल जैसा कुछ दिखाना पड़ेगा, ऐसा. ये एक्सिस है और इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कितना फील्ड आएगा वो आपको निकालना है. लेट्स से जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो वो P पॉइंट है, और इसका टोटल मास आपको पता है, रेडियस पता है, और ये जो डिस्टेंस आपने चूज किया वो x है.
फ्रॉम द सेंटर. डायरेक्शन आप इजिली बता सकते हो. आई होप यू आर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एग्री इन दिस डायरेक्शन. This is going to be the field at point P. So field will be towards the symmetrical line and towards the mass. और इसका एक फॉर्मूला आता है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ, और वो लिस्ट आपने उस पर भी देखा होगा मॉड्यूल पर भी, और आप चाहेंगे तो हम लोग प्रूव भी कर लेंगे. ये G आएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास आता है, X आता है, डिवाइडेड बाई अपने पास आएगा x स्क्वायर r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एज अ फैक्ट आपको याद रखना है. सो रिंग के एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है वो यहाँ से पता चलेगा. और ये ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज कर लो, अगर आपसे बोलता है कि कोई प्लैनेट है जो रिंग के फॉर्म में है, तो उसकी एक्सिस पर कितना ग्रेविटेशनल या वेट कितना आ रहा होगा, फील्ड कितना हो रहा होगा, तो इस फॉर्मूले से हम गवर्न करने वाले हैं. ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला को जस्टिफाई करेगा. दैट मीन्स अगर हम x को 0 रख देते हैं तो हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे. जब हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी. दैट मीन्स 1 और 2 में सेकेंड ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, वो सारे पॉइंट्स को कवर करता है जो एक्सिस पे लाई करते हैं. माइंड इट कि हम लोग केवल एक्सिस वाले पॉइंट्स को कैच कर रहे हैं. कोई अगर आपसे पूछता है ए पॉइंट लिया गया है यहाँ पर, तो ए पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? बिल्कुल होगी. हाउ मच दैट विल बी, आप बोलोगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. सो वी डोंट हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट at any other points. So कहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं? तो जहां पर निकाल सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. सेंटर पर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर निकाल करके बता सकते हैं. ठीक है. सो अब चाहोगे तो इसका प्रूफ हम लोग 2 मिनट में कर सकते हैं, और अभी अपने पास टाइम है, सो प्रूफ हो जाएगा. और वो प्रूफ आपके लिए हेल्प भी करेगा डिस्क को कैलकुलेट करने के लिए. तो मैं क्विकली करने की कोशिश करता हूँ और आपको फॉलो करना है. अभी आपको ये फॉलो करना है हाउ वी आर कैरिंग आउट दिस प्रूफ्स, और दिस प्रूफ्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है और ग्रेविटेशन कैसे एक्ट करता है. सो आइडिया एग्जैक्टली वही रहेगा. एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, ये जो आपको रिंग दिखा रहा हूं मैं, वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन पर लाई कर रही है. इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है वो अंदर है और ये ऊपर वाला पोर्शन बाहर है, एंड 3 डायमेंशनल है, उसको 2 डायमेंशन में दिखाया जा रहा है. आपने पूछा इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर रिलेटिंग आउट पॉइंट एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट लाइक पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑन एक्सिस. नहीं, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है इस पर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे आंसर बताते हैं. जैसे आप किसी पॉइंट पर निकालना हो एक्सिस पर, तो एक ही फॉर्मूले से सारे पॉइंट पर आप निकाल सकते हो. सो लेट्स से कि आपने यहाँ पे एक छोटा डीएम पकड़ा है, डीएम, और इस डीएम की वजह से पी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हो. तो आइडिया वही है कि यहाँ से आप आगे बढ़ो और उस पॉइंट को ज्वाइन कराओ जिस पॉइंट पर आपका इंटरेस्ट चल रहा है. लेट्स से दैट पॉइंट इज पी. फील्ड की डायरेक्शन किधर जाती है आपको पता है, टूवर्ड्स द पॉइंट मास जाती है, सो दैट इज डीई. एंड इसके बाद आप इसको अगर आप चाहो तो सेंटर से ज्वाइन करा सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड आर. यू कैन कॉल दिस एंगल एज अ थीटा. और फिर आप जब डीएम की लोकेशन चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है कि डीई की डायरेक्शन बदलेगी. इसलिए इसको बेटर है कि 2 कंपोनेंट में ड्रॉ कर लेते हैं. एक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग. ये बनेगा डीई साइन थीटा, ये बनेगा डीई कॉस थीटा. और आप पाओगे कि जब ये डीएम बदलता रहेगा तो डीई साइन थीटा अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा, और वो इधर स्क्रीन के बाहर आएगा, फिर नीचे एक समय आएगा जब नीचे जाएगा, फिर अंदर जाएगा, तो वो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा. सिंस वो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. लेकिन अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं, बॉटम वाला एलिमेंट अगर आपने लिया होता तो उसका भी एक कंपोनेंट इधर आता और एक कंपोनेंट नीचे आता, तो नीचे ऊपर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर जाते और हॉरिजॉन्टल वाले अडॉप्ट करते, तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल वाला सर्वाइव करेगा, यानी डीई कॉस थीटा सर्वाइव करेगा. सो आपका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे जो नेट फील्ड आएगी, इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा. यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि E इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डी. अगर आपने ऐसा बोला तो ये रॉन्ग हो जाएगा. और हमको क्या बोलना होगा? डीई कॉस थीटा, क्योंकि हम वेक्टर को यूज करके ये बात कर रहे हैं.
सो कभी ऐसा नहीं लिखने का, अगर लिखना होगा तो फिर वेक्टर लगाइए तो फिर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो वो सारे एक्सप्रेशन को आपको बार बार पढ़ के प्रॉपरली समझ लेना है, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग सो। सो दैट वाज द टोटल फील्ड, एंड इस टोटल फील्ड के ये दो कंपोनेंट्स आपको करके दिखाए गए। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। डी की वैल्यू कितना आएगा, जी डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसके लिए आपको ये आर लगाना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर कर लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये आपका एक्स लोकेशन था, so this is going to be base which is x divided by hypotenuse which is r. So what this e is going to be, this is going to be integration, constant terms को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं तो आप बताएंगे तो आपका भी फायदा है, r क्यूब आ जाएगा dm। अब देखो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन कौन से कांस्टेंट हैं। तो ऐसा पता करते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता है कि जी कांस्टेंट है, जो कि आपको पता था। व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट, तो एक्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है कि अंदर रखना है। सो व्हाट अबाउट एक्स, वेदर इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल, एक्स इज अ कांस्टेंट, गुड। क्योंकि हम एक पॉइंट चूज कर रहे हैं, x का मतलब हुआ है एक पॉइंट p चूज किया है, p का लोकेशन फिक्स्ड है क्योंकि आप उस पॉइंट पर निकाल रहे हो, सो x इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, इसलिए वो बाहर निकल आएगा। व्हाट अबाउट r, r इज अ कांस्टेंट इन दिस इंटीग्रेशन और वेरिएबल। अगर हम dm की लोकेशन चेंज करेंगे तो r क्या करेगा, बदलेगा कि वही रहेगा? So if it is a constant, we will take it out. If it is a variable, we will keep it inside. So R भी constant होगा, क्यों? क्योंकि अब DM की लोकेशन अगर आप बदलते हो तो R की जो वैल्यू है, अब ध्यान से देखेंगे, R की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है हर इंस्टेंट पर। X नहीं बदल रहा है, R नहीं बदल रहा है, कैपिटल वाला, तो छोटा वाला R भी नहीं बदलेगा। So आप पाओगे कि ये जो स्मॉल r है वो भी कांस्टेंट है, इसलिए उसको भी बाहर निकाल लेंगे। किसका इंटीग्रेशन बचा, dm का। ये तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, ऑफ कोर्स इतना सिंपल हो गया कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंटीग्रेशन dm क्या बन जाएगा, टोटल मास। तो आपका आंसर बन गया कैपिटल G टोटल मास x डिवाइड बाय r क्यूब। So what the formula is? Formula came out to be capital G M x divided by r। r की जगह पर आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, 3 पावर लगी है तो 3/2 हो जाएगी। यही आपका प्रूफ कराना था, आपने प्रूफ कर लिया। सो आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो आप में से कई लोगों ने वेरिएबल भी बोला है x और r को, सो प्लीज कीप इन माइंड और आप इसको समझिए कि p पॉइंट जिस पर आप निकाल रहे हो वो एक फिक्स पॉइंट है इस रिंग से, तो x कांस्टेंट हो गया। फिर अगर dm बदलते हो तो r नहीं बदलेगा, सो ना तो x बदलेगा ना ही r बदलेगा ड्यूरिंग ऑल पॉइंट्स कैलकुलेशंस, इसलिए r और x कांस्टेंट थे, दे आर नॉट वेरिएबल, दे अपीयर्स टू बी वेरिएबल। So if you look carefully, they are not variable, they are constants. Okay, क्या आप बता सकते हो इस सिचुएशन में, स्टोरी में थीटा कैसा है? थीटा is a variable or theta is a constant when we are going for this integration calculation, how theta is behaving? Great. So all these are constant, by the way. So x, r and theta are constants. और सिंस वो कांस्टेंट थे तो इसीलिए इंटीग्रेशन हमारे लिए काफी इजी गया। अगर ये वेरिएबल रहे होते देन यू नो कि क्या करना है, फिर मैनिपुलेशंस करना पड़ता है, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, वो सारी स्टोरी की जरूरत पड़ती। इसके बाद में ये थीटा इज सॉलिड एंगल, नो थीटा इज नॉट अ सॉलिड एंगल, थीटा इज अ प्लेन एंगल, लेकिन उसका प्लेन बदलेगा हर डीएम के लिए। तो जब हम डीएम की लोकेशन बदलेंगे तो थीटा का मेजर करने वाला प्लेन चेंज होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी।
So theta is a simple angle, the planar angle. It's not a solid angle. Solid angle is a different story. We will discuss someday. और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और इसको हम लोग समझ लेते हैं. कई बार आया, मेंस में n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है पिछले 4-5 साल में. तो उससे पहले भी पूछा गया. इसने बोला है इसी रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, या फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन पे जाते हैं. ये जो फील्ड का फॉर्मूला है अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है. अच्छी बात है. सेंटर पे फील्ड कितना आता है? 0 आता है. अच्छी बात है. अगर कोई आपसे पूछता है कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए, एक्स को इनफाइनाइट रख दिया, बहुत दूर निकल गए, उस सिचुएशन पर फील्ड कितना आएगा? So if x tends to infinite, what is going to the value of gravitational field because of this ring? Great. So आप इसको मैथमेटिकली और अदरवाइज इसको मैथमेटिकली और अदरवाइज चेक कर सकते हो. आप मैथमेटिकली और अदरवाइज चेक कर सकते हो कि वो 0 हो जाएगा. 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप बहुत दूर जाते हो ना, तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है. तो एक्स इनफाइनाइट होने पर फील्ड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगी. मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? मैथमेटिकली चेक करने के लिए इसमें एक्स को टेंडिंग टू इनफाइनाइट रख देंगे. जब आप इसको एक्स को टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे तो आप ई की वैल्यू को 0 पाओगे, राइट? सो ये 0 हो जाएगी. और x इक्वल टू 0 पर कितना है? 0 है. तो दोनों केसेस को आप समझते हो. ओके. अब में से कुछ लोगों को ये इशू बन रहा होगा कि इनफाइनाइट रखने पर ये 0 कैसे जाएगा. तो अगर ये इशू बन रहा है तो फिर मैं आपको समझा देता है यहाँ पर, क्योंकि वो भी अपने काम की स्टोरी है और चीजों को समझने में हेल्प करेगी. सो अपने को एक फॉर्मूला मिला है, E इज इक्वल टू gmx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. और इसका मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू 0 है, देन e का वैल्यू डेफिनेटली 0 है. अगर x इनफाइनाइट जाएगा तो e तब भी 0 को टेंड करेगा. तो ये रिजल्ट है. पहला वाला रिजल्ट आपको ऑब्वियस नजर आ रहा होगा. सेकंड वाला अगर आपको ऑब्वियस नहीं है तो मैं समझा देता हूँ. और ये मैथ्स में आप पढ़ोगे कि कैसे लिमिट्स रखी जाती है. सो इसमें हम लोग स्टार्ट होंगे, ई को कुछ ऐसा लिखेंगे, जी एम डिवाइड बाई एक्स को नीचे लेके आ जाओ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर. जब ये अंदर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, रेज टू पावर 3/2. अब इसमें एक्स को हम 0 रखने की कोशिश करेंगे, इनफाइनाइट रखने की कोशिश करेंगे. ये बनेगा जी एम इन डिनोमिनेटर. जब x को 2 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रेज टू पावर 2 माइनस 2/3 आ जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 4/3, isn't it? प्लस r स्क्वायर x रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 3/2. नाउ यू पुट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट. अब आप इसमें x को इनफाइनाइट रखो. तो हम लोग कभी अगर आपने सपोज करो, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपने इस पे इनफाइनाइट रखा और इस पे इनफाइनाइट रखा, तो फिर ये जमेगा नहीं. तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास कोई और वे आउट है, क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज समथिंग वी कांट से एनीथिंग. सो फर्स्ट ग्लिम्स में आपको ऐसा लगेगा. तो जब हमको फर्स्ट ग्लिम्स में ऐसा लगता है तो हम उसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल है तो. और यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग जिस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे हैं रीराइट करने से, शायद वो पॉसिबल हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो ये बनेगा जी एम डिवाइड बाई डाउन साइड, क्या ये इनफाइनाइट की पावर आएगा? यस. और ये आएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट. दैट मीन्स ये 0 को टेंड कर जाएगा. इसकी पावर 3/2 करनी है. अब आप देखोगे कि ये क्या बनने वाला है. क्या ये 0 को टेंड कर जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट है, क्लियर कट इनफाइनाइट है, इसलिए ई 0 को टेंड करेगा. तो कभी आपसे प्रूफ कराने की कोशिश करता है कि अगर ये दिया गया x इनफाइनाइट है तो मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए, क्या करना है. सो आप डायरेक्टली x को इनफाइनाइट मत रखिए, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कुछ.
तो उसको रीराइट कीजिए, सबको एक तरफ लेके आइए डिनोमिनेटर में भी, और न्यूमरेटर में जहाँ भी ऑप्शन बने, फिर इसके बाद उसको लिमिट लगाइए और फिर आप चेक कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तो जो आगे वाला पॉइंट है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और अगर इस पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ ले चलता। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एग्जाम्पल में या इस पर्टिकुलर केस के लिए जिसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू 0 है। हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि बहुत दूर निकल जाते हैं तो भी 0 है। सो अगर इनिशियली 0 है और लेटर ऑन भी 0 है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि हर एक पॉइंट पर 0, लेकिन जब आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला बताएगा कि ये हर एक पॉइंट पर 0 नहीं है। तो फिर डेफिनेटली नॉन 0 होने के बाद कुछ ऐसा गया होगा, या फिर कुछ ऐसा होकर के गया होगा। इसका मतलब है कि ये ऊपर जाने के बाद नीचे जरूर आया होगा। तो जब कभी कोई वैल्यू अपसाइड जाके डाउन साइड आती है, इसका मतलब वो मैक्सिमा जरूर क्रिएट करती है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने मैक्सिमा क्रिएट किए। दैट मीन्स क्या वो डायरेक्टली ऐसे जाने वाला है या फिर ये मल्टीपल टाइम जाने वाला है। सो हाउ मेनी मैक्सिमास और मिनिमास आर गोइंग टू बी देयर। फिर आपसे ऑब्वियस क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस किस लोकेशन पर वो मैक्सिमास और मिनिमास लोकेटेड होंगे। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दोस मैक्सिमास एंड मिनिमास। सो दीस क्वेश्चंस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड बनते हैं। सो आपको उसके लिए वरी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, और मैक्सिमा मिनिमा आपने कभी बिगनिंग ऑफ मैथमेटिक्स में लर्न किया था। तो कोई भी अगर फंक्शन दिया गया होता है वेरिएबल के टर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मैक्सिमास मिनिमास की पोजीशन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास निकाल लेते हैं, उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो सारा स्टेप करना पड़ेगा। सो उसको चेक करते हैं। आपने क्या पूछा है, इज डी एक्स बाई डी एक्स 0? If is dE by dE 0? No, dE by dE or what you are saying? हाँ, dE by dx आप बोलना चाह रहे हो। गुड। सो उस क्वेश्चन के लिए फिर आप dE by dx को 0 करोगे। सो वो मैं एज ए क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ x, और ये क्या वैल्यू ऑफ x है? दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट on the axis of यूनिफॉर्म रिंग। उस रिंग का मास और रेडियस आपको बताया गया। सो फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच E is maximum and also find that maximum value of E। so ये दोनों क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं वो अपने को निकालना है, और ऐसे फैक्ट हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको डायरेक्टली याद रहेगा तो आप तुरंत उसको मार्क कर दोगे। सो करना क्या होगा, मैं इसको अब एज अ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। और ये आपको गिवन है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। gmx अपॉन x square plus r square raised to power 3/2. What do you need to do? Go for dE by dx. You know how to differentiate a numerator and denominator stuff. So वो प्रैक्टिस करवाएगा आपको। इसको 0 कीजिए। जैसे आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 आएगी। ये मैं रिजल्ट आपको बता दे रहा हूँ, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये r/√2 आता है। प्लीज चेक इट। इफ यू गेट समथिंग डिफरेंट लेट मी नो, आई विल लेट यू नो कि क्या करना था। चेक इट। एक बार x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 आती है तो इसको हम वापस इसी पे रख देंगे तो E max निकल आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है चेक करने वाला। और तो अब रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका है। अब E max निकाल लेते हैं। E max क्या होगा?
ई मैक्स का मतलब ये होगा कि जब हम x की वैल्यू r/√2 रखेंगे तो आप पाओगे कि e की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी। स्क्रीन विजिबल है या नहीं सभी को? प्रणव इज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, सो यू कैन ऑन ऑफ फॉर, आई थिंक बाकी लोग देख पा रहे होंगे या फिर सभी के लिए प्रॉब्लम है? इट्स विजिबल फॉर सम। So Emax का आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जस्ट प्लेस दिस वैल्यू ऑन दिस, Emax विल बी देयर। सो आप कैलकुलेट कीजिए, साथ में मैं भी कर देता हूँ और वो रिजल्ट आपके सामने लिख देता हूँ। ये बनेगा GM r/√2 डिवाइडेड बाई, प्लस से ले लीजिए, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो दोनों तरफ होता है, एक तरफ लेफ्ट साइड के लिए, एक तरफ राइट साइड के लिए। सो ये बनेगा r²/2 plus r² raised to power 3/2. Further simplification will lead to gm upon यहाँ पर एक r आएगा, यहाँ से एक √2 आएगा, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं 3/2 raised to power 3/2 इंटू r² का मतलब r³ r² होगा फिर 3/2 होगा तो r³ बचेगा, वो आप समझते हैं। एक √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। So this could be written as like this, gm by r², ये तो डायमेंशन वाला पार्ट हो गया, and it's going to be 1 upon √2 into 3/2 into √3/2. So √2 से √2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 अप साइड आ जाएगा, so बनता है twice gm upon 3√3 r²। खास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए इसको याद रखना है। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू इस वैल्यू पर आती है, और बस अब आपको क्या करना है, वो चेक करना है dE/dx को 0 करने के बाद, और अगर आपको ये मिल जाता है इसका मतलब अपना काम हो गया। और इसके साथ अब आप ये कंक्लूड कर सकते हो, वो मैं इस पिक्चर में बना देता हूँ, जो फील्ड आएगी, अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लॉट करना चाहो मैं अलग से बना देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा, और ये स्लाइड आपके पास रहेगी तो आप उसको याद भी रख सकते हो। इट विल टेक 1 minute and that's all. So अगर आप कई बार आपसे पूछता है कि इसको प्लॉट करिए, तो ग्राफ भी प्लॉट करके बता सकते हैं। और ग्राफ में क्या प्लॉट करना है, वो लेट्स से इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पर x है। सो हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू गो, उसके लिए ये कलर मैं यूज कर ले रहा हूँ। 0 से चलेगा, मैक्स जाएगा, मैक्स के बाद फिर ये इनफाइनाइट को 0 को टेंड करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। अगर मॉड लगाया तो राइट साइड भी वही आएगा, मॉड नहीं लगाएगा तो फिर राइट साइड वाला नीचे शो कर देंगे। सो मॉड या नॉन मॉड होने पे होगा, मॉड होगा तो पॉजिटिव दिखाना होगा आपको दोनों तरफ। और ये जो वैल्यू है x की, ये r/√2 था, और ये जो वैल्यू है वो Emax था, और Emax अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सो ये फाइनल रिजल्ट है और इसको आपको याद रखने का। प्रीवियस स्लाइड आपके पास यहाँ पर है, उसको आप बना सकते हो, दिख रहा होगा। अगर ये मॉड नहीं देता है तो फिर कैसा दिखाएंगे वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मॉड नहीं होगा तो फिर आप इसको नीचे से दिखाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन, हो सकता है कि इसको नीचे आपको दिखाना पड़े, इसको ऊपर दिखाना पड़े, वो डायरेक्शन किसको पॉजिटिव ले रहा है किसको नेगेटिव ले रहा है। तो मैंने इस केस में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया क्योंकि इधर फील्ड इधर होगी, इस केस में फील्ड इधर होगी। Are you getting what I'm saying? So क्योंकि ग्राफ में ये मैटर कर रहा होता है कि कौन सी डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो। तो अगर ये x पॉजिटिव पकड़ा गया तो फिर ये नेगेटिव होना चाहिए था, तो इसको डाउन साइड भी दिखा सकते हैं और इसको अप साइड भी दिखा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में बोलेगा किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, क्या मैग्नीट्यूड बताना है, क्या डायरेक्शन के साथ बताना है। तो अगर मैग्नीट्यूड होगा तो दोनों ऊपर आएंगे, डायरेक्शन होगा तो फिर अकॉर्डिंगली हम ऊपर और नीचे ड्रॉ करेंगे, बट शेप इस तरह से जाएगा जो मैंने आपको बताया।
ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। और काफ़ी अच्छा आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लर्न किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर के डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, पर्टिकुलरली मेंस में, और एडवांस के लिए भी काफ़ी खास इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ओके, थैंक यू।